हेलो एवरीवन, सभी लोगों को नमस्कार। सभी लोगों को जो है बहुत बहुत नमस्कार और वेलकम है आप सभी का इस थ्योरी क्लास में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप एमसीक्यू कराते रहते हैं, कुछ बेसिक बता दीजिए, थ्योरी बता दीजिए। तो ये क्लास वैसे तो प्लस के सेगमेंट में आती है, लेकिन आज मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ। टेक इट एज अ डेमो, डेमो की तरह लीजिए कि भाई किस तरीके से जब हम प्लस में पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं। अब आज के जो सेक्शन में हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये आरआरबी एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप ग्रुप डी का पेपर भर के रखे हैं तो फिर आपके लिए रामबाण है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज हम सबको जानेंगे इस छोटे छोटे से सेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं अपने बारे में थोड़ी चीजें आपको बता देता हूँ फटाफट कि कौन कौन सी जो है आपको मेरे बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट जाननी चाहिए। ठीक है, सो आप जुड़े हैं, आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल, जो कि एक ब्रांड न्यू चैनल है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स बिलोंगिंग टू एसएससी, रेलवे एंड अदर वेरियस प्रीवियस एग्जाम्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा दिस इज ऑल अबाउट मी। मैंने बीटेक किया है बीटीआई कानपुर से। एसएससी सीजीएल 2017-18 का टायर 3 दिया एंड मैं टायर 4 भी दे चुका हूँ, अब डीवी वगैरह है। इसके अलावा यूपीपीसी लोअर का इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू का इंटरव्यू दिया है और रेलवे एनटीपीसी का साइको दिया है। ये सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसी तरह की क्लासेस जो भी होने वाली हैं अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई प्लान चूज करके हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। 31 दिसंबर के पहले पहले एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फीस बढ़ने वाली है। तो उसके बाद फीस जो है वो बढ़ जाएगी, तो इट्स बेटर कि आप पहले एनरोल कर रहे हैं। ये मेरा कोड है, इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है, इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। सो मेक श्योर कि आप यही कोड अप्लाई करें। कोड क्या है? योगेंद्र, YOGENDRA। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और साथ साथ में अगर आप कॉइन्स यूज करोगे तो उससे भी आपको 10% और डिस्काउंट हो जाएगा। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है। अगर आप मुझे अनअकैडमी पढ़ना चाहते हैं, स्पेशल क्लास में चाहते हैं या फ्री क्लास चाहते हैं, फ्री क्लास भी आप अवेल कर सकते हैं सेम कोड से। फ्री क्लास में जाओगे, कोड मांगेगा, कोड डाल देना योगेंद्र, आप फ्री क्लास देखने लग जाओगे। ठीक है भाई, फिजिक्स का मैंने कैप्सूल डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। जो बच्चे प्लस वाले हैं ऑलरेडी वो फिजिक्स क्लास देख सकते हैं, और अगर आप अभी अपने नहीं लिए सब्सक्रिप्शन तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड की। हमारे साथ साथ लिखते चलिएगा तो चीजें आसान रहेंगी। अगर आप सिर्फ देखने की पर्पज से यहाँ पे बैठे हुए तो चीजें आपके लिए बोरियत भरी हो सकती हैं। सो लेट स्टार्ट विद द एसिड। ठीक है, करना क्या, साथ साथ में लिखते चलना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल की, एसिड की, कि एसिड क्या होता है, एसिड का क्या मतलब होता है, कैसे ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे किस तरीके से क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, बनते हैं, हम सभी चीजें सेशन में जानेंगे। ठीक है, एसिड को हम अगर आम भाषा में कहें तो अम्ल कहते हैं। एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चों आपको ऐसा महसूस ना हो कि ये क्लास इंग्लिश की है, तो इसलिए मैंने एसिड लिख दिया, अम्ल लिख दिया। देखो, कोई भी वस्तु होती है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। किसी वस्तु की बात करें, अगर मेरा ब्लड भी है ना, तो ब्लड भी 3 ही कैटेगरी में फिट बैठता है। या तो वो एसिड होगा, या तो फिर वो बेस होगा, या फिर वो न्यूट्रल होगा। और ये मापने का एक पैमाना है जिसे हम पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। अगर हम पीएच की बात करें तो इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ऐसे भी आप कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये स्टार्ट होता है जीरो से और जाता है 14 तक। मतलब किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, उसका पीएच मान 0 से लेकर 14 के बीच में ही रहेगा। और एकदम मिडिल में होता है, एक मिडिल में क्या होगा? 7 ही होगा। और एकदम मिडिल में होता है 7। ये जो 7 है ये बताता है कि वस्तु ना तो एसिड है, उसका जो वैल्यू है वो एसिड भी नहीं है, उसकी जो वैल्यू है वो बेस भी नहीं है, उसका करेक्टर बेस भी नहीं है, बल्कि वो क्या है? न्यूट्रल है, बीच में है। ना तो एसिड शो करेगा, ना तो बेस शो करेगा, बल्कि क्या शो करेगा? न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा। सो ये चीज हमें पता चलती है, उसका पीएच मान 7 है। अब ये जो पीएच है ये हमें अलग अलग तरीके से ज्ञात होता है। आजकल के जमाने में नए नए पीएच मीटर आ गए, इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर आ गए, डालोगे तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन जब ये पीएच मीटर नहीं थे तो हम अलग अलग चीजों का उपयोग करते थे, जिनमें एक पीएच पेपर आता था। इसके अलावा हमारे पास पीएच पेपर के अलावा ये जो पीएच पेपर है, ये पीएच पेपर एक्चुअली में इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लिटमस पेपर भी कहते हैं। लिटमस पेपर भी कहते हैं। ये जो लिटमस पेपर है जनरली 2 चीजों में आता है। आजकल वो नए नए लिटमस पेपर आने लगे, अलग अलग कलर के देते हैं। तो ये जो लिटमस पेपर है, इस लिटमस पेपर पूछा जाता है किसका बना होता है, तो ये लिटमस पेपर एक्चुअली में एक लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है? लाइकेन का बना होता है।
और ये थैलोफाइट्स टाइप का एक तरीके मान लो। तो लाइकेन से हम निकाल कर लिटमस पेपर बनाते हैं, लिटमस सॉल्यूशंस बनाते हैं और उससे फिर लिटमस पेपर बनता है, जो कि हमें एग्जैक्टली पीएच पेपर के बारे में जानकारी देता है, पीएच वैल्यू के बारे में जानकारी देता है। और ये पीएच जो इंडिकेटर है, इसके बारे में किसने बताया था? तो इसके बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन। तो थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें भी मैं आपको बताता चल रहा हूं कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। चीजें ये चल रही हैं, थोड़ा मैं सही से लिख देता हूं इसको मैं, क्योंकि राइटिंग का मुझे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर राइटिंग गलत हो गई तो सारी चीजें गलत हो जाएंगी। तो सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। अब हमें एक चीज पता चली है अभी तक, जो अभी तक हमने सीखा वो ये सीखा है कि एसिड, बेस या फिर क्षार, हमें पता कैसे चलेगा? हमें एक तो उसका पीएच मीटर है, ये पीएच वैल्यू देखना पड़ेगा। अगर उसकी पीएच वैल्यू 0 से लेकर 7 तक रहती है तो वो एसिड की कैटेगरी में आता है, 7 से लेकर 14 तक रहती है तो वो बेस की कैटेगरी में आता है, और अगर इसके मिडिल में रहती है तो वो न्यूट्रल की कैटेगरी में आता है। बस हमें ये चीजें पता चलनी है कि भाई इसका मतलब क्या है। अब ये अभी थोड़ा आपको लगेगा कि पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। मैं धीरे धीरे आप समझते चलना, इसको एज इट इज कॉपी पे लिखते चलना, आपको सभी चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, हम थोड़ा एसिड की बात कर लेते हैं कि एसिड होते क्या है, एसिड का मतलब क्या होता है। ठीक है, एसिड्स का मतलब क्या होता है। चलो तो हम बात करते हैं पहले एसिड्स के बारे में। ठीक है, ये पेज आपको एज इट इज मिल जाएगा आपको। ठीक, तो हम बात करते हैं पहले एसिड्स के बारे में कि एसिड क्या होते हैं। एसिड का मतलब वो सारे पदार्थ जिनका पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में है। लेकिन ये कुछ डिफिकल्ट सा लग रहा है मुझे कि हम कैसे निकालेंगे पीएच का मान। तो मैं थोड़ी आसान सी चीजें बता देता हूं कि जब भी आप कोई चीज खाते हो, नेचुरल चीज, अगर वो खट्टी लगे आपको तो हो सकता है कि उसमें एसिड हो, मतलब हो 90% चांसेस उसमें एसिड हो, क्योंकि जितने भी एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं, जितने भी एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो चीज खट्टी हो वो एसिड हो। खट्टा तो हाजमोला भी होता है, लेकिन वो जरूर वो एसिड नहीं है। कहने का मतलब यह है कि एसिड वो सारे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन जो खट्टे होते हैं वो एसिड है, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज है कि एसिड क्या है, इट्स गिव्स, साथ साथ में लिखते चलिएगा, इट गिव्स H प्लस आयन इन वाटर। वो सारे पदार्थ जो पानी में घुलने पर H प्लस आयन दे उन्हें हम एसिड्स कह सकते हैं। नाउ दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन, जो मैं कह सकता हूं कि काफी हद तक चीजें सही बता रहा है, सही चीजें बता रहा है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो मैं कहूंगा सपोज दैट वी हैव HCl। तो मैंने HCl को पानी में डाला, जैसे ही मैंने HCl को पानी बना हमारा H प्लस Cl माइनस, मतलब हमारे पास H प्लस आयन आया, मतलब बात सही है, इसमें H है। अच्छा भाई, इसके बाद देखो H2SO4, अगर मैंने H2SO को 4 को पानी में डाला तो ये भी टूट गया और टूट कर बनाया 2H प्लस SO4 माइनस, मतलब ये हुआ SO4 2 माइनस, मतलब ये हुआ कि यहाँ भी हमें हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। एक और ले लेता हूं मैं HNO3। मैं HNO3 को जब पानी में डालूंगा तो बनेगा H प्लस आयन प्लस NO3 माइनस, ये भी क्या दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है। मतलब एक चीज हमें यहां से समझ में आती है कि एसिड या फिर अम्ल वो सारे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। तो एसिड या अम्ल वो सारे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। ये चीज आपको बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और पीएच वैल्यू जो है वो एक्चुअली में इसी H आयन की पावर के बारे में बताता है। अगर किसी भी सोल्यूशन में H प्लस आयन ज्यादा है, अगर किसी भी सोल्यूशन में H प्लस आयन ज्यादा है तो डेफिनेटली है कि उसका पीएच मान ज्यादा होगा, और किसी भी सोल्यूशन में H प्लस आयन कम है तो मतलब डेफिनेटली इसका पीएच मान कम होगा। एसिडिक फॉर्म में बता रहा हूं मैं, कम और ज्यादा का मतलब ये समझना कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक चीज मैं और लेके चलता हूं कि जैसे मैंने कहा कि मान लो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि मान लो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैं पानी में डालूंगा तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू HNO3, या किसी भी दूसरे एसिड की बात कर लें। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन में, क्योंकि क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, बराबर मात्रा में, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा, अच्छा भाई, ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम इसी एसिड्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, अगर हम इसी एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, विशेषताओं के बारे में बात करें, तो कुछ विशेषता जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहली विशेषता है कि ये हमेशा स्वाद में खट्टे होते हैं, ये हमेशा स्वाद में
खट्टे होते हैं, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं सॉर इन टेस्ट, सॉर इन टेस्ट। एसिड की बात हो रही है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। दूसरा इसका उसकी जो प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरी जो प्रॉपर्टी वो ये है कि जब भी हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड हमेशा H+ आयन देते हैं और इनका पीएच मान हमेशा 7 से कम रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि पीएच मान हमेशा 7 से कम रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि अगर हम तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात करें कि भाई तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है, तो आपने देखा होगा लिटमस पेपर, हम बात कर रहे थे कि ये लाइकेन के द्वारा बनाया जाता है लिटमस पेपर, और ये लाल और हरा दो तरीके से आते हैं, लाल और नीला दो तरीके से आते हैं। अगर हमें एसिड चेक करना है तो हम क्या करेंगे, पहले लाल डालेंगे फिर नीला डालेंगे, फिर चेक करेंगे कि किसमें चेंज आ रहा है किसमें चेंज नहीं आ रहा है। तो जितने भी एसिड होते हैं वो सारे के सारे एसिड लिटमस पेपर को नीले से लाल कर दे, नीले से कर दे लाल, ये है अम्ल का कमाल, ऐसे याद कर लो। तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देते हैं, ठीक है। यहां पे हम लिख देते हैं लिटमस पेपर, ताकि आपको याद रहे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। तो लिटमस पेपर नीले से लाल हो जाता है। अच्छा, चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस चीज की, इसके बारे में, एसिड्स के बारे में। तो चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी अम्ल होते हैं, वो सभी मेटल के साथ में क्या करके रिएक्शन करके वो हमेशा हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो अगर किसी मेटल के साथ में अगर हम एसिड डालेंगे तो वो हमेशा और हमेशा क्या देगा, H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। सो मेटल ऑलवेज रिएक्ट विद एसिड गिव्स द H+ आयन। एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसका। तो अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो मैं एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जांपल अगर मैंने कहा कि सपोज दैट हमारे पास सोडियम है Na+, और मैंने सपोज दैट HCl से रिएक्ट करा दिया, तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमेशा NaCl प्लस H2, NaCl प्लस H2। अब ये H2 कैसे बना होगा, दो हाइड्रोजन आयन मिलकर H2 बना दिए होंगे, ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आया। H+ आयन यहाँ पे निकलेगा, अब इस रिएक्शन को बराबर करेंगे तो बराबर बन जाएगी। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो मेटल हमेशा एसिड के साथ मिलकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन उससे निकलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये भी आप बात एक आसान भाषा में समझ सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये बात हो गई एसिड्स के बारे में कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एसिड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, एसिड का पीएच वैल्यू कहां से कहां तक होता है, और ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि पीएच की खोज यहां पर, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि ये जो पीएच है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज सोरेनसन नामक व्यक्ति ने की थी। किसने की थी, सोरेनसन नामक व्यक्ति ने पीएच मीटर की खोज की थी। और पीएच इज नथिंग बट द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ पी और हाइड्रोजन आयन। पीएच क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन को हम कहते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा, एसिड्स के बारे में, स्वाद में खट्टे होते हैं, पीएच मान 7 से कम होता है, ब्लू से रेड लिटमस पेपर को रिलीज कर देते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि लिटमस निकलता कहां से है, तो लिटमस जो है वो मिलता है हमें लाइकेन के द्वारा, लाइकेन्स के द्वारा निकलता है लिटमस। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। आगे चलें, आगे चलें, चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो चीज है, हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इस यहीं से सीधा लिखता चले जाएगा और पूरी की पूरी पीडीएफ आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई नेचर में हमारे जो एसिड्स पाए जाते हैं, नेचर में जो हमारे एसिड्स पाए जाते हैं, तो हम इन्हें लिख देते हैं नेचुरल एसिड्स, नेचुरल एसिड्स और प्राकृतिक अम्ल, और क्या लिख देते हैं हम, प्राकृतिक अम्ल। अब कौन कौन से एसिड हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, बस हमें यही चीज पता करनी है। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, फटाफट। तो सबसे पहले पूछा जाता है सेब में कौन सा एसिड होता है, ठीक है, सेब में कौन सा एसिड होता है, चींटी में कौन सा एसिड होता है, ठीक है। इसी तरीके से संतरा, संतरा, नींबू, पालक, पालक, इमली, ठीक है। इसके बाद अंगूर, अंगूर प्रॉपर्ली दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है, अंगूर। इसके अलावा ये हो गया एक,
अपने दिमाग में सोचिएगा कि आपको इसमें से कितने आ रहे हैं, ठीक है, आपको इसमें से कितने आ रहे हैं। इसके अलावा सोडा वाटर, सोडा पानी, ठीक है। और क्या कौन सा होगा, टमाटर में पूछा जाता है, तो अभी हम करके आगे बढ़ाते चलेंगे, पहले इतना लिख लेते हैं। तो सेब में कौन सा एसिड होता है, एक्चुअली में सेब में मैलिक एसिड होता है, ठीक है। जो बच्चे हिंदी वाले उन्हें समझ में आ रहा होगा, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो सुनते चलें, मैलिक अम्ल होता है। चींटी में कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है। चींटी में कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है। संतरा में कौन सा एसिड होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है। संतरा में कौन सा एसिड होता है, तो सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक एसिड होता है। इसी तरह नींबू में भी सिट्रिक एसिड ही होता है। तो नींबू और संतरा दोनों में ही एक ही अम्ल होता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। आगे चलते हैं पालक, तो पालक में होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे तो OXALIC लिख जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। इसी तरह अगर हम इमली में जाएंगे तो टैमारिंड होता है इमली में, इसमें क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। आगे देखें, अंगूर में क्या होता है, अंगूर और इमली दोनों में ही एक ही अम्ल होता है, वो है टार्ट्रिक एसिड। दोनों में एक ही अम्ल होता है और वो क्या है, टार्ट्रिक एसिड। इसके बाद आगे देखें सोडा पानी, इसमें होता है कार्बोनिक एसिड। क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। टमाटर में क्या होता है, तो पालक और टमाटर दोनों में ही एक ही अम्ल होते हैं और ये क्या होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है ये, ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें प्रकृति में जो एसिड्स पाए जाते हैं, प्रकृति में जो अम्ल पाए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा आइडिया हमें होना चाहिए कि कौन से एसिड्स में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी चीजें थोड़ा बहुत आइडिया इनका होना चाहिए, ठीक है भाई। मेरे बात समझ में आ गई। तो ये तो नेचुरल एसिड्स जो पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एसिड्स हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि ब्लड की बात कर लेते हैं, तो ब्लड का पीएच मान कभी पूछा जाता है तो 7.4 होता है। फिर उसके बारे में अलग बात करेंगे कभी। अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी और चीजें पाई जाती है। एक और होता है, जैसे अगर हम बात करें कि घास में पूछा जाता है, 9 10 लिख देता हूं। घास में पूछा जाता है कि घास में कौन सा एसिड होता है, तो इसमें कार्बोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। इसमें कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। इसके अलावा एक चीज और पूछी जाती है, वो है कहां पे लिखूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 11वां नंबर, ठीक है, 11वां यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है प्याज। तो प्याज में सल्फोनिक एसिड होता है ना, सल्फोनिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या होते हैं, आंसू वगैरह आते हैं। तो प्याज अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना इसमें सल्फोनिक एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड होता है। अगर किसी के बाल वगैरह खराब हो गए तो क्या करें, वो इसका उपयोग करें तो बहुत बढ़िया बाल हो जाएंगे। तो कुछ एसिड्स हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, ये सभी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। हम थोड़ा आगे चलते हैं कि भाई इन एसिड्स का पीएच मान कितना होता है, अलग अलग एसिड्स का अलग अलग पीएच मान कितना होता है, ये चीज हम फटाफट देखेंगे, ठीक है भाई। आज चल बात करते हैं नेक्स्ट, पीएच वैल्यू ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। पीएच वैल्यू अलग अलग पदार्थों की अलग अलग पीएच वैल्यू होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पूछा जो गया है वो मैं पहले बता देता हूं फटाफट। ब्लड का पीएच मान बहुत ज्यादा पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7.2 होता है, 7.4 7.2। कभी कभी कुछ भी पूछ लेते हैं, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए कि इसका पीएच मान 7.4 होता है, एक्चुअली में इससे 7.4 होता है, ठीक है। इसके अलावा लेमन पूछा जाता है, लेमन का पीएच मान कितना होता है, तो 2.5 होता है, ठीक है। कितना होता है, 2.5 होता है। आपसे पूछा जाता है मिल्क का पीएच मान कितना है, तो जो मिल्क का पीएच मान है वो होता है 6.8 के अराउंड में, 6.8 के अराउंड में पीएच मान मिल्क का होता है, ठीक है। टमाटर का पूछा जाए तो 4.1 होता है। ये थोड़े वेरी करेंगे, अलग अलग बुक में देखोगे तो अलग अलग वेरी करेगा, 4.1 होता है। इसी तरह सी वाटर क्या होता है, मतलब जो समुद्री पानी है, ये बेसिक होता है। कभी कभी पूछ लिया जाए आपसे कि भाई समुद्र का पानी एसिडिक है या बेसिक है, तो जो समुद्र का पानी होता है वो बेसिक होता है, इसका पीएच मान लगभग 8 के अराउंड होता है, 8.0 के अराउंड होता है, ठीक है भाई। सॉफ्ट ड्रिंक जितनी भी आती है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जो सोडा वाटर होता है ना, या फिर जो भी सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं, कोका कोला वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे एसिडिक कैरेक्टर होते हैं कार्बोनिक एसिड के कारण। सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच मान कितना होता है, 6.0 के अराउंड इसका पीएच मान होता है। इसके अलावा पूछा जाए कि कंसंट्रेटेड NaOH का पीएच मान कितना होता है, ये बहुत बार पूछा गया है।
तो कंसंट्रेटेड NaOH का pH मान एग्जैक्टली 14 होता है। मतलब ये बहुत ज्यादा बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। थोड़ा भी अगर आप इससे छू लोगे तो आपकी स्किन जल सकती है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि कंसंट्रेटेड HCl और H2SO4, दोनों में बता देता हूं, दोनों का शब्द लगभग सेम ही है। तो कंसंट्रेटेड HCl पूछे या कंसंट्रेटेड H2SO4 पूछे, दोनों का pH मान 0 होता है। कितना होता है? एग्जैक्टली 0 pH मान होता है अगर कंसंट्रेटेड लगा हुआ है। इसी तरह आपने देखा होगा पेट के अंदर एक एसिड निकलता है, इसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड या गैस्ट्रिक जूस का जो pH मान होता है वो 1.4 होता है। काफी ज्यादा pH मान है। अगर आपकी पेट की दीवारों पर म्यूकस की दीवार नहीं है तो ये आपका पेट जल सकता है। ठीक है, आपका पेट जो है वो जल सकता है। तो अलग अलग आप टूथपेस्ट जो यूज करते हैं, कभी पूछ ले जाए टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक होता है, एसिडिक होता है, तो आपको याद रखना है कि जो टूथपेस्ट है वो बेसिक होता है और इसका pH मान लगभग 8 के अराउंड होता है। आप चाहो तो pH पेपर से भी आप इसे देख सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, मेरे बात समझ में आएगी। सो दीज आर द pH वैल्यू ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे कुछ और कमर्शियल जो एसिड्स हैं उनके कहाँ हम यूज करते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पेज भर गया ये, एक मिनट नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे कमर्शियल एसिड्स की। कमर्शियल एसिड्स कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कौन कौन से एसिड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कमर्शियल एसिड की बात करें या फिर व्यावसायिक अम्ल की बात करें, व्यावसायिक अम्ल की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है इसे हम कहते हैं अम्लराज, किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा। और रसायनों का राजा कहा जाता है, पहला है H2SO4, क्या बोलते हैं इसे? सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करें तो इसे हम रसायनों का राजा क्यों कहते हैं ये समझते चलना। इसे पहली चीज तो इसे बोला जाता है, लिखते चलना साथ साथ में, रसायनों का राजा, रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह इसका उपयोग किया जाता है ना, n नंबर ऑफ जगह में इसका उपयोग करते हैं। सो दिस इज ए। आगे चलो, अगर हम H2SO4 की बात करें, थोड़ा सा मैं इसको हल्का कर लेता हूं क्योंकि काफी मोटा चल रहा है। इसके बाद अगर हम H2SO4 की बात करें तो इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल, ऑयल ऑफ विट्रॉल। ठीक है, विट्रॉल का तेल ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि ऑयल ऑफ विट्रॉल किस केमिकल को कहा जाता है? H2SO4 को कहा जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज सी के बारे में बात कर लेते हैं जरा। ऑयल ऑफ विट्रॉल के अलावा अगर हम देखें H2SO4 का, तो जो बैटरी वगैरह होती है वहां पे हम जो एसिड यूज करते हैं वो यही एसिड होता है। ठीक है, जहां पे हम यूज करते हैं तो वो यही एसिड होता है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द बैटरी में। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बैटरी में कौन सा एसिड होता है, तो बैटरी में यही यूज किया जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी आपने देखे होंगे जो पेट्रोलियम होते हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को पहले प्यूरिफाई किया जाता है। तो प्यूरिफाई करने के लिए जिस एसिड का हम उपयोग करते हैं वो यही होता है। सो हम इसको एक और लिख लेते हैं, दैट इज द पेट्रोलियम प्यूरिफिकेशन। तो पेट्रोलियम प्यूरिफिकेशन करने के लिए भी हम इसी एसिड का उपयोग करते हैं एंड दैट इज द H2SO4। और कभी कभी हम एक्सप्लोसिव में भी इसका उपयोग कर लेते हैं, विस्फोटक में भी हम इसका उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्रोसिव होता है। क्रोसिव का मतलब बहुत ज्यादा विस्फोटक, एक्सप्लोसिव होता है, किसी के ऊपर भी डाल दोगे तो वो इंसान जल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं जहां पे हम इनकी यूज करते हैं। तो इतनी चीजें हैं जो कि H2SO4 के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गया H2SO4। आगे हम चलते हैं, इसके बाद आता है नेक्स्ट एसिड जो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी समझते चलना। पहली चीज, ए पॉइंट, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में HNO3 को मिला दिया जाए, किस अनुपात में? 1:3 में,
तो ये एक प्रोडक्ट का उपयोग करता है जिसे हम एक चीज बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है जिसे हम कहते हैं एक्वा रेजिया। इसे हम बोलते हैं एक्वा रेजिया, हिंदी में कहते हैं अम्लराज। अम्लराज। और ये जो अम्लराज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? आपने देखा होगा जो सोना चांदी होता है उसको साफ करने के लिए हम इसी का उपयोग करते हैं। सो इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गांव में क्या होता है कि बहुत सारे बाबा टाइप के लोग आते हैं, ये कहते हैं कि भैया अपने आभूषण जो है उसे हमसे फ्री में आप सही करा लीजिए। तो जितने भी गोल्ड के आभूषण हैं या फिर सोना और चांदी के आभूषण हैं, इनको साफ करने के लिए हम अम्लराज का उपयोग करते हैं। और होता क्या है कि वो करता क्या है कि आपके आभूषण ले लेगा, एक सोल्यूशन उसमें डाल देगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो आधा उसी में घुल जाएगा। और जब वो आधा उसी में घुल जाएगा तो फिर आपका तो आभूषण साफ हो जाएगा, लेकिन साफ ही हो जाएगा, वो 5 ग्राम का 2 ही ग्राम बचेगा। तो ऐसे साफ ना कराएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी पार्ट अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस क्लीनर के फॉर्म में यूज करते हैं। क्लीनर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा घरों में टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं, है ना, साफ सफाई में यूज करते हैं इसको। तो साफ सफाई के लिए हम इसी अम्ल का उपयोग करते हैं। किस अम्ल का उपयोग करते हैं? मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखो तो पीवीसी का होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीवीसी की मेकिंग में किस एसिड का उपयोग किया जाता है? तो पीवीसी की मेकिंग में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग करते हैं। तो पीवीसी के निर्माण में, पॉलीविनाइल क्लोराइड के निर्माण में इसी का उपयोग करते हैं, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चौथी चीज इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज द ब्लड। हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है, जो स्टमक है, पूछा जाए कि स्टमक से कौन सा एसिड निकलता है, तो हमारे स्टमक से, हमारे पेट से मुख्य रूप से, है ना, पित्ताशय से जो एसिड निकलता है वो यही है। कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका वहां पे काम क्या होता है, वहां पे ये एक तो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और दूसरा काम क्या करता है कि ये पचाने में, खाना पचाने में सहयोग करता है। ठीक है, खाने को सड़ने से बचाता है। अगर सड़ जाएगा खाने का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं निकलेगा, सड़ जाएगा खाना, बॉडी बदबू मारने लगेगी। जब इंसान मर जाता है तो बॉडी बदबू क्यों मारती है? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है वहां पे, स्टमक में नहीं है। ठीक है, ई पार्ट में देखें तो इसका यूज करते हैं कलर मेकिंग में, बहुत सारे कलर्स का निर्माण किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक यूज है इसका। ठीक है भाई। और चौथा अगर हम एफ की बात करें तो जितनी भी लेदर इंडस्ट्रीज है उसमें भी इसका उपयोग करते हैं, बालों को गलाने के लिए, जो चमड़े बाल होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री, लेदर बिजनेस में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये सारा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के बारे में कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पूछे जाते हैं। मैंने एक एक करके चीजें आपको बताई। हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है सल्फ्यूरिक एसिड, वो बता चुके हैं। ऐसे एक HNO3 भी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज HNO3 नाइट्रिक एसिड कहते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में। हाँ, HNO3 क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल, अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक्वा रेजिया HNO3 से बनता है, HCl और HNO3 को मिला के। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, पहला पॉइंट, इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ दिन पहले लेबनान में एक बड़ा धमाका हुआ था। जब जांच हुई तो पाया गया कि वहां पे अमोनियम नाइट्रेट बचा हुआ, अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था बहुत सारा। अब अमोनियम नाइट्रेट कैसे बनता है? अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड से ही बनता है। तो जितने भी एक्सप्लोसिव हैं, TNT है, TNG है, वो सारे के सारे इसी से बनाए जाते हैं। तो इसमें TNT अगर बनाना है तब भी हम नाइट्रिक एसिड का उपयोग करेंगे, TNT मतलब ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। और TNG अगर हमें बनाना है तो भी हम इसी का उपयोग कर देंगे। TNG क्या होता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। तो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। इसके अलावा आपने देखा होगा कि डायनामाइट वगैरह होते हैं, वो भी इसी से बनाए जाते हैं। तो जितने भी एक्सप्लोसिव हैं वो हम नाइट्रिक एसिड का उपयोग करके ही बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, हमेशा आप याद रखना, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई मेरे, आगे चलें। ओके, बी पार्ट अगर हम देखें और कहां हम इसका उपयोग करते हैं बी पार्ट में, तो HNO3 का उपयोग किया जाता है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, आपने देखा होगा नाइट्रिक बेस्ड फर्टिलाइजर होता है, सल्फर पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर होते हैं। तो जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें सभी उर्वरक, ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इज फर्टिलाइजर। जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं
उन सभी में, जिसे हम उर्वरक भी कहते हैं, उन सभी में नाइट्रोजन बेस्ड उर्वरक का उपयोग करते हैं और वो HNO3 से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। सी पार्ट में देखते हैं जो डाइज होती हैं, कलर वगैरह, वो भी नाइट्रिक एसिड से बनाया जाता है, नाइट्रोजन बेस होता है, ये भी यहाँ से बनता है। रंग, जिसकी हमारी बात कर रहे हैं, रंग। ठीक, आगे चलते हैं। डी की अगर हम बात करें तो रॉकेट प्रोपेलेंट, जो रॉकेट फ्यूल्स होते हैं वहां भी कहीं काफी हद तक इसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, इसे रॉकेट प्रोपेलेंट भी कहते हैं। तो नाइट्रिक एसिड इतनी जगह पर, हम छोटी छोटी जगह मैंने बता दी है जहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे चले। चलो भाई, नाइट्रिक एसिड के बाद एक और है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है विनीगर, एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड कह लीजिए इसको। इसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, इसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला इसका क्या होगा, HCOOH। ठीक है, एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज इसका उपयोग कहां पे करते हैं, तो अगर हम इसके उपयोग की बात करें, यूज की बात करें, तो पहले इसका यूज होता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है, खाने के संरक्षण में, खाने के संरक्षण में बहुत ज्यादा जगह पर खाने का संरक्षण किया जाता है। और मैंने भी आपको बताया कि फॉर्मिक एसिड चींटी में पाया जाता है, बी में, मक्खी में पाया जाता है, और अलग अलग जो भी जिनके काटने से आपको स्वेलिंग आती है वो सभी फॉर्मिक एसिड की वजह से है। ठीक है, इसी तरीके से जो बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कह लो या बैक्टीरिया किलिंग कह लो, एक ही बात है ना, एक ही बात है। दोनों में ही हम किसका उपयोग कर रहे हैं, फॉर्मिक एसिड का ही उपयोग कर रहे हैं। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो मैंने 4 आपको एसिड्स बताए जिनके हम कमर्शियल यूज करते हैं। चारों एसिड मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहला एसिड मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड बताया, फिर नाइट्रिक एसिड बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताया, और फिर मैंने आपको फॉर्मिक एसिड बताया। इन चारों ही एसिड में हम कहीं ना कहीं इसका उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, आगे चलें। इसके अलावा 1-2 और एसिड्स हैं, 2 एसिड्स और हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मिक एसिड हो गया, ओके। फॉर्मिक एसिड के बाद आता है सैलिसिलिक एसिड। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल, है ना, ट्रेंड में चल रहा है ये। ठीक है, तो ये ट्रेंड में चल रहा है सैलिसिलिक एसिड। पूरा नाम इसका एस्पिरिन है, तो इसको इसकी जगह पे मैं आपको सीधे सीधे एस्पिरिन लिख देता हूं, दवा वैसे बनती है। इसका पूरा नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो इसके पूरे नाम की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम हो जाता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसे एस्पिरिन कहा जाता है। तो दवा वगैरह इसी से बनाई जाती है। ठीक है, दवा वगैरह जो है वो इसी से बनाई जाती है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो C9H8O4 है इसका फॉर्मूला। अगर देखें तो C9H8O4 है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट देखते हैं। अब डेफिनेटली ये सबको पता है कि कहां पे उपयोग करते हैं एस्पिरिन का, तो पेन रिलीफ है। ठीक है, एनाल्जेसिक भी कह सकते हैं और पेन, तो हम एक वर्ड में लिख देते हैं सीधे सीधे एनाल्जेसिक। अब एनाल्जेसिक क्या होता है, एनाल्जेसिक का मतलब होता है पीड़ाहारी। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, पीड़ाहारी और पीड़ानाशक, एक ही कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, चाहे पीड़ाहारी कह लो या पीड़ानाशक कह लो, एक ही बात होता है, दर्द खत्म करने का काम करता है एस्पिरिन। इसी तरीके से डिस्पिरिन भी बनता है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एंड दैट इज द ग्लिसरीन। ठीक है, एंड दैट इज द ग्लिसरीन। ये भी आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या होता है, C3H8O3 फॉर्मूला होता है, C3H8O3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लिसरीन। अच्छा, कभी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से, किस चीज को हम स्वीट एसिड के फॉर्म कहते हैं, तो याद रखना आपको, स्वीट एसिड ग्लिसरीन को ही कहा जाता है। स्वीट एसिड या फिर मीठा अम्ल ग्लिसरीन को ही बोला जाता है। स्वीट एसिड या फिर मीठा अम्ल, इसी को बोला जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ग्लिसरीन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम, किस में करते हैं आपको पता होना चाहिए, मेडिसिन में हम सबसे ज्यादा इसका उपयोग करते हैं, दवाइयों में सबसे ज्यादा इसका उपयोग करते हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मेडिसिन दवाइयों में। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि देखो अगर चारकोल में डायनामाइट, चारकोल, सल्फर मिला दिया जाए तो वो सॉरी अमोनियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट मान लो, NaNO3 मान लो, सोडियम नाइट्रेट में चारकोल और सल्फर मिला दिया जाए तो वो डायनामाइट बन जाता है। और इसी डायनामाइट में अगर ग्लिसरीन मिला दो तो वो TNT बन जाता है, TNG बन जाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बन जाता है। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन में मुख्य रूप से ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो भी एक्सप्लोसिव होते हैं ग्लिसरीन बेस्ड वो भी इसी से बनते हैं। तो जितने एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है, वो भी इसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो स्वीट एसिड भी इसी को कहते हैं, इसी मेडिसिन का उपयोग इसी में करते हैं, और एक्सप्लोसिव भी यही कहता है। और एक और रह गया है लास्ट वाला, एंड दैट इज द बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड अगर इसे आप बनाना चाहो तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, इसका ऐसे करके ये COOH, ये इस तरीके से इसका बनेगा, ये इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। अच्छा, बेंजोइक एसिड में हम किसका उपयोग करते हैं ये भी समझते चलना कि कहां इसका उपयोग करते हैं। तो एक ही जगह इसका उपयोग किया जाता है, एंड दैट इज कहां पे, दैट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खाद्य का संरक्षण। ठीक है, खाद्य संरक्षण, यहीं पे हम इसका उपयोग करते हैं, बाकी किसी जगह इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड। तो ये जितना भी पार्ट मैंने अभी आपको बताया, ये सारा का सारा एसिडिक पार्ट है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो एसिड में बस इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं जो पूछे जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। एक तो फॉर्मिक एसिड का उपयोग कहाँ करते हैं, एस्पिरिन का उपयोग कहाँ करते हैं, नाइट्रिक एसिड का उपयोग कहाँ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, इसके बाद कमर्शियल यूज क्या क्या होते हैं इनके। ठीक है, इसके बाद बाकी सभी चीजें जो है मैंने अभी आपको डिटेल में चीजें समझाई हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, एंड दैट इज द नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो है बेस। तो जितनी चीजें हमने एसिड से पढ़ी हैं उतनी चीजें हम बेस से भी पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, एंड दैट इज द बेस। हम पढ़ेंगे बेस। बेस की अगर हम बात करें, इसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्षार। हिंदी में कहते हैं क्षार। तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था, एसिड में पढ़ा था कि जो वो सारी चीजें जो H+ आयन दे उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। इसी तरीके से बेस का मतलब वो सारे पदार्थ जो OH- आयन दे जब उन्हें पानी में डालें। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी चाहें तो हम लिख सकते हैं which gives OH- ion in water। वो पदार्थ जो जलीय वेग में OH- आयन देते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। सो वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो बेस की एक बेसिक डेफिनेशन इसे हम मान सकते हैं कि भाई बेसिक डेफिनेशन यही है कि OH- आयन देगा। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो NaOH है, अगर आप NaOH को वाटर में डालोगे तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा Na+ OH-। दिस इज द, ये क्या हो गया, ये हमारा बेस पार्ट हो गया। इसी तरीके से अगर हम KOH की बात करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो इसे पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, K+ बनेगा, OH- बनेगा, यहां भी OH- आयन दे रहा है। इसी तरीके से आप COH को पानी में डालोगे तो COH में दो OH है, हाइड्रोक्साइड है, तो ये बनेगा Ca2+ और OH-, 2H-, ये बनेगा। मतलब हर बार हमें OH- आयन प्राप्त हो रहा है, हर बार हमें OH- आयन मिल रहा है। तो अगर हमें हर बार OH- आयन मिल रहा है, डेफिनेटली है कि भाई ये वो सारे पदार्थ जो OH- आयन देते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। ठीक है, और यही इसकी डेफिनेशन भी है। अच्छा भाई, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, ठीक है, तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो मैं ये कह सकता हूं कि विशेषता में पहली विशेषता तो यही है कि इसका इसका जो स्वाद होता है वो कैसा हो। जैसे मैंने एसिड में बताया था खट्टा होता है, लेकिन कभी आप टूथपेस्ट खा के देखो, साबुन खा के देखो, साबुन में भी बेस होता है, आपको कड़वा लगेगा, कसैला लगेगा।
तो वो सारे पदार्थ जो कि बिटर टेस्ट करते हैं, बिटर इन टेस्ट, उन्हें हम बेस कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं स्वाद में ये कड़वे होते हैं, स्वाद में ये, ठीक है, कड़वे होते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इसके पीएच वैल्यू की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी। पहले जब हम एसिड में थे तो 0 से लेकर 7 तक थी, और बेस में जाएंगे तो 7 से ज्यादा हो जाएगी, लेकिन 14 तक ही रहेगी। तो ग्रेटर देन हम 7 कह सकते हैं, तो पीएच वैल्यू इसकी 7 से ज्यादा होगी। और पीएच करने में मैंने बताया कि पीएच की खोज सोरेनसन ने की है। तीसरा पॉइंट देखो, अगर हम लिटमस पेपर से इनका रिएक्शन कराएंगे, अभी जस्ट मैंने बताया था कि नीले को कर दे लाल, ये अम्ल का कमाल, लेकिन हम बेस में क्या याद रखेंगे, लाल को कर दे नीला, वो छाल बड़ा रंगीला। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि रेड से लिटमस पेपर, लाल कलर का जो लिटमस पेपर है वो नीला हो जाता है अगर इसे बेस में डाला जाए, तो रेड टू ब्लू हो जाता है अगर इसे हम बेस में डालेंगे। और कब ये होगा, जब ये लिटमस पेपर से रिएक्ट करेगा। लिटमस पेपर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज एक बताई मैंने आपको कि लिटमस को हम कैसे निकालते हैं, लाइकेन के द्वारा लिटमस निकाला जाता है, ठीक है, थैलोफाइट्स में आते हैं वो। अच्छा भाई, तो ये तो हो गया लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन में। अब डी पॉइंट हम देखते हैं और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है भाई। अगर हम इसे मेटल से रिएक्ट कराएं तो क्या मेटल से रिएक्ट होंगे, ये रिएक्शन देंगे? तो डेफिनेटली ये कि रिएक्शन जो है वो नहीं देंगे। अगर हम NaOH के साथ में कराएंगे तो रिएक्शन ही नहीं देंगे। तो नॉन मेटल के साथ भी कराएंगे तो क्या रिएक्शन देंगे, तो भी रिएक्शन नहीं देंगे। तो कहने का मतलब है कि रिएक्शन नहीं देते हैं अगर आप मेटल से रिएक्ट कराते हैं, या फिर नॉन मेटल से रिएक्शन दे भी देंगे, है ना, नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन दे भी देंगे, और OH माइनस आयन रिलीज करेंगे। अच्छा भाई, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने कहा कि NaOH है, NaOH है, अगर इसका मैंने रिएक्शन कराया, किसी से भी रिएक्शन करा दो, ठीक है, सपोज दैट हमने क्लोरीन ले लो, क्लोरीन इज ए नॉन मेटल, क्लोरीन से रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, तो ये Na इसके साथ में जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा NaCl प्लस OH। अभी OH जाके अभी और रिलीज होगा तो आगे OH माइनस वन बन जाएगा, लेकिन आप इसे एक जनरली मान सकते हैं कि जब भी किसी भी बेस को अगर आप किसी भी नॉन मेटल रिएक्ट कराओगे तो OH माइनस आयन देगा, जैसे आपकी मेटल में कराओगे एसिड को तो वो H प्लस आयन देगा। बस ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जनरली फॉर्म में, अब जो आप समझ लो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अच्छा भाई, इसके अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं बेस की, तो बेस की इतनी प्रॉपर्टी जो है बेसिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको जो याद रखनी है, ठीक है। आगे चलें, अब हम थोड़ा बेस ले लेते हैं, एक दो बेस लेते हैं तो उनसे थोड़ा हमें आइडिया लगेगा कि कौन कौन सी बेस कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले और मेन जो बेस है वो है NaOH, क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम कहां करते हैं, तो सबसे पहला इसका यूज है सोप मेकिंग में। जितने भी साबुन होते हैं वो सभी के सभी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बने होते हैं। खासकर वो साबुन जो कपड़ा धुलने वाले हैं, वो सभी के सभी Na हाइड्रोक्साइड से बने होते हैं। क्योंकि साबुन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साबुन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1 COONA। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोप। यही सोप का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 COONA। होगा क्या कि पहले यहाँ पे H था, लेकिन NaOH से रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ, ये पहले यहाँ पे एक्चुअली में H था, फिर क्या हुआ, NaOH के साथ में रिएक्शन कराया गया। जब ये NaOH के साथ में रिएक्शन कराया गया तो हुआ क्या कि यहां पर ये जो H है और ये जो OH है, ये मिल गए आपस में, ये मिलके क्या बना लिए, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन बना लिए, सॉरी ये वाटर बना लिए। तो ये तो बन गया माइनस का H2O, ये H2O बाहर निकल गया और ये जो Na है ये यहां पे जाके जुड़ गया। तो हमारा जो नेट रिजल्ट बन गया वो यही बन गया, क्या बन गया, CnH2n+1 COON। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोप। कभी पूछ लिया जाए तो याद रखना कि सोप का जो फॉर्मूला होता है वो यही फॉर्मूला होता है सोप का। ठीक है भाई मेरे। अच्छा, और कहां, इसे हम क्या कहते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बी पॉइंट, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा Na2CO3, ये भी सोडियम से ही बनता है,
ठीक है, ये भी क्या सोडियम से ही बनता है, लेकिन थोड़ा अलग सॉल्ट में आ जाता है, लेकिन हम जनरली बता रहे हैं अभी ये भी सोडियम का ही पार्ट है, लेकिन ये सॉल्ट में आ जाता है। पहले हम NH की बात कर लेते हैं, नहीं तो बात भटक जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कास्टिक जो सोडा होता है वो यही होता है, आपने सुना होगा कास्टिक सोडा। तो जो कास्टिक सोडा होता है वो इसी का नाम है, NaOH का नाम ही कास्टिक सोडा होता है। ठीक है, इसके अलावा सी पॉइंट पे आते हैं, और हम कहाँ इसका उपयोग करते हैं NaOH का, और कहाँ उपयोग किया जाता है, तो प्यूरिफिकेशन पेट्रोलियम जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जैसे यहाँ पे भी इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री, जो पेपर वगैरह बनाए जाते हैं वो भी इसी का उपयोग किया जाता है। तो पेपर इंडस्ट्रीज में भी हम कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं ताकि उसका जो इंक वगैरह वो खत्म हो जाए। तो पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। डी पॉइंट में एसिडिक जो सेलिनेशन होता है, जो एसिडिक कैरेक्टर होता है सॉइल का, उसको खत्म करने के लिए कभी कभी इसका उपयोग करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो इसकी जगह हम COH का उपयोग करते हैं, तो इसलिए इसका उपयोग नहीं करेंगे, हम COH का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो हो गया NaOH। दूसरा जो पार्ट है वो हम करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये भी क्या है, एक बेस है। ओके, कहां कहां इसको उपयोग करते हैं, सबसे पहली चीज और इंपॉर्टेंट चीज, इन मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अभी कैसे बनेगा ब्लीचिंग पाउडर, मैं आपको बता देता हूं कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्लोरीन गैस पास करा देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस पास करा देंगे। जब हम क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो ये बनेगा CaOCl2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CaOCl2, और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म, इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। बी पार्ट आगे देखें हम और कहां यूज करते हैं, तो अगर हम बी पार्ट और देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है टू रिमूव द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सॉइल, टू रिमूव द एसिडिटी, या फिर एसिडिटी कर लेते हैं, एसिडिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल में अगर अम्लीयता ज्यादा हो गई है, सॉइल में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा आ गया है, सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक एसिडिक हो गया है, तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, थोड़ा बहुत चूना पत्थर से कह सकते हैं, चूना डाल देते हैं तो सही हो जाता है। ठीक है, तो मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए ना, मृदा का अम्लीयता ठीक है, बहुत बड़ा हो जाता है यार ये तो, एसिडिटी। ठीक है, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए। ठीक, सी पार्ट देखते हैं और कहां यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो वाटर होता है, पानी जो होता है, उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। तो कभी कभी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं और कभी कभी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग भी करते हैं। तो अगर हम ये कहें रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर, दोनों जगह यूज करते हैं, रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की जो हार्डनेस है उसे दूर करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग इस तरीके से किया जाता है। ठीक है भाई, इसके अलावा आगे आगे चलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके अलावा आगे हम देखें तो नेक्स्ट वन इज KOH। KOH क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ओके। तो अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग की बात करें, कहां किया जाता है, तो इसका एक ही जगह उपयोग किया जाता है, और वो है सॉफ्ट सोप एंड शैम्पू। सॉफ्ट सोप एंड शैम्पू, आपने देखा होगा कि जितने भी शैम्पू वगैरह आते हैं या वो साबुन वगैरह आते हैं, ब्रीज है, लक्स है, ये है, वो है, ये सारे के सारे साबुन एक ही तरीके से बनते हैं, और वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से हार्ड सोप बनते हैं। बहुत ज्यादा जो हार्ड होते हैं वो सोप बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है
हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम MgO कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे हम MgO कहते हैं। इसका उपयोग कहां किया जाता है? तो पहले तो इसका उपयोग किया जाता है, कि आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में लोगों को जो एसिडिटी होती थी तो इसकी का उपयोग करते थे। जैसे आम भाषा में हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आम भाषा में क्या कहते हैं इसे हम? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये कहा जाता है आम भाषा में, ठीक है। इसके अलावा कहां यूज करते हैं? तो इसके अलावा एक तो हम एसिडिटी को रिमूव करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, एंटी एसिड भी कह सकते हैं। इसके अलावा रबर मेकिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। इन रबर मेकिंग, रबर के निर्माण में भी सेम टू सेम इसी चीज का उपयोग किया जाता है। तो आपको दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से कहते हैं और दूसरा रबर मेकिंग में भी हम इसी का उपयोग करते हैं, ठीक है भाई। आगे चलें, बात समझ में आ रही है आपके? तो नेक्स्ट पार्ट, इसके अलावा अगर हम देखें तो इतने जो थे बेस थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, आपको पता होने चाहिए कौन कौन से बेस कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट थे। जो सारे के सारे बेस हैं जिनके कहाँ यूज किया जाता है मैंने सारे आपको बता दिए। NaOH से लेकर हम NaOH जो है, NaOH है, इसके अलावा MgO है ना, KOH है, सारे के सारे बेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, अब नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे वो है हमारा, सॉल्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे वो है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट को आम भाषा में हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जैसे टेबल सॉल्ट है, ये भी NaCl एक तरीके का सॉल्ट ही है। टेबल सॉल्ट या फिर NaCl, इसे भी हम सॉल्ट ही कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये बनता कैसे? सबसे पहले बात समझ लीजिए, अगर हम एसिड और बेस को मिला दें, तो हमेशा और हमेशा क्या बनेगा? एक तो सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर रिलीज होगा, H2O बाहर निकलेगा। तो अगर एसिड और बेस को मिला दिया जाए तो सॉल्ट बनेगा और साथ में जो वाटर है वो रिलीज होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो एसिड में जैसे मैंने HCl लिया, बेस में जैसे मैंने NaOH लिया, तो NaOH और HCl को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये Cl इधर जाके मिल जाएगा, ये H इधर जाके मिल जाएगा, ये क्या बनेगा? ये बनेगा NaCl प्लस H2O। ये आपको चीज याद रखनी है। तो बेस कैसे बनता है? बेस बनता है एसिड और बेस, सॉल्ट बनता है एसिड और बेस को मिलाकर, ठीक है भाई। सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस को मिलाकर हम सॉल्ट की बात करते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो मैं यही कहूंगा कि पहले तो इसका जो स्वाद होगा वो सॉल्टी होगा। नमक का स्वाद कैसा होता है? सॉल्टी होता है। तो सॉल्ट का जो स्वाद है वो भी सॉल्टी ही बनेगा, है ना। कोई तो अगर टेस्ट की बात करें तो सॉल्टी इन टेस्ट। अच्छा, पीएच मान कितना होगा? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बन रहा है तो न्यूट्रल होगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से, स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एसिड कम स्ट्रॉन्ग है, तो मिलेगा तो ज्यादा करेक्टर किसका रहेगा? बेस का रहेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो बेसिक न्यूट्रल बन जाएगा। तो न्यूट्रल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, मैं अभी बताता हूं आपको, टेंशन ना लो। तो पहले हम बात करते हैं कि पीएच मान अप्रॉक्स कितना होगा। पीएच मान इसका 7 होगा, लेकिन ये पीएच मान 7 तभी होगा जब एसिड भी स्ट्रांग हो और बेस भी स्ट्रांग हो, बराबर बराबर पीएच मान के हो। अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट भी 3 तरीके के होते हैं। एक तो एकदम न्यूट्रल सॉल्ट है, दूसरा वीक, दूसरा एसिडिक सॉल्ट, दूसरा होता है एसिडिक सॉल्ट। अब ये एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या है कि जब रिएक्शन कराने हम गए थे तो वहां पे जो एसिड था वो ज्यादा स्ट्रांग था, बेस था वो कम स्ट्रांग था, तो करेक्टर जो रह गया वो एसिड का रह गया। दूसरा होता है बेस सॉल्ट। अब बेस सॉल्ट क्या होता है? बेस सॉल्ट का मतलब हो गया कि जो हमारा बेस हमने जो लिया था वो काफी स्ट्रांग लिया था और एसिड लिया था वो हमने वीक लिया था, इसलिए जो करेक्टर बना वो बेस सॉल्ट को लेके बना। और तीसरा होता है न्यूट्रल सॉल्ट। अब न्यूट्रल सॉल्ट क्या मतलब क्या हो गया कि भैया जो दोनों चीजें हमने ली है वो बराबर बराबर ली है, एसिड भी स्ट्रांग था, बेस भी स्ट्रांग था, दोनों चीज मिला के लिए तो वो एकदम एग्जैक्ट वही निकल के आया, एग्जैक्ट बराबर बना। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, क्या ये लिटमस पेपर के साथ कोई रिएक्शन देगा? तो डेफिनेटली नॉट, लिटमस पेपर के साथ में ये रिएक्शन नहीं देगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि लिटमस पेपर के साथ में किसी तरीके की कोई रिएक्शन नहीं देगा। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। तो ये हो गया सॉल्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इसी से पूछा जाता है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो पहला पार्ट है, हम हेडिंग डालेंगे। ओके, सो पहला है जो है वो बेकिंग सोडा कहते हैं इसे, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और इसे आम भाषा में बोला, इसकी नॉर्मल भाषा में अगर केमिकल फॉर्म में बोले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये फॉर्मूला होता है NaHCO3। दिस इज बेकिंग सोडा। अगर हम इसके यूज की बात करें तो आपने देखा होगा जितनी भी खाने वाली चीजें होती हैं वो सभी जगह हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। जितनी भी खाने वाली चीजें होती हैं उन सभी जगह पर हम इसका उपयोग करते हैं। तो पहला तो हो गया फूड प्रोडक्ट में हम इसी का उपयोग करते हैं, फूड प्रोडक्ट में हम इसी का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। ब्रेड है बेकिंग सोडा का बनाएंगे, क्रीम रोल है बेकिंग सोडा का बनाएंगे, केक है बेकिंग सोडा का बनाएंगे। जितनी भी खाने पीने की चीजें उसमें हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं। और दूसरी चीज है कि बेकिंग सोडा डालने पर खाना जल्दी पक जाता है। बी पार्ट में अगर हम देखें तो इसे हम एंट एसिड के रूप में उपयोग करते हैं। अब एंट एसिड क्या होता है? एसिडिटी को रिमूव करने का काम भी यही करता है। पेट में एसिडिटी हो गई है, पेट में अगर अम्लता ज्यादा होगी तो इनो पी लीजिए, और वो एक तरीके का बेकिंग सोडा ही है, NaCO3 है, आपकी अम्लता को दूर कर देगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बेसिक न्यूट्रल है, बेसिक जो है वो सॉल्ट है ना, बेसिक कैरेक्टर देता है। तीसरी चीज कहां यूज करते हैं? जितने भी फायर एक्सटिंग्यूशर होते हैं, जितने भी फायर एक्सटिंग्यूशर होते हैं, सभी फायर एक्सटिंग्यूशर में सोडियम बेकिंग सोडा भरा होता है। और ये बेकिंग सोडा जब भी रिएक्शन करता है तो क्या करता है? CO2 बाहर निकालता है। जब वो CO2 बाहर निकालता है तो उसी के कारण जो है आग बुझ जाती है। इसी तरह जितनी ब्रेड प्रोडक्ट होते हैं उनमें सोडियम बेकिंग सोडा हम डाल देते हैं। अब बेकिंग सोडा क्या होता है कि गर्म करोगे तो वो क्या करेगा? CO2 बाहर निकालेगा। जब वो CO2 बाहर निकालता है तो उसके बीच बीच में पोर्स बन जाते हैं, खालिस्तान बन जाते हैं। इसलिए ब्रेड जो है वो बीच में काफी ज्यादा स्पेस रखता है। आप ब्रेड देखोगे तो बीच में फ्लफी फ्लफी होता है, खाली खाली जगह होती है। वो किसके कारण है? बेकिंग सोडा के कारण ही है। ठीक है। अच्छा, डी पार्ट, बहुत सारी मेडिसिन में हम इसका उपयोग करते हैं क्योंकि ये खाने में पचाने में आसान है। तो जितनी भी मेडिसिन हैं उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर बहुत जल्दी खाना पकाना है तो आप बेकिंग सोडा डाल दो, काम बन जाएगा आपका। तो ये में आप फॉर प्रिपेयरिंग क्विक क्विक फूड, ठीक है ना, तो जल्दी बनाने के लिए, क्विकली फूड बनाने के लिए इसका उपयोग करा जा सकता है। क्विकली फूड बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये सारी जगह हैं जहां पर हम बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर जहां पर हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, आगे चलें। अगला पार्ट, बेकिंग सोडा के अलावा दूसरा जो पॉइंट है, ओके, तो दूसरा जो पॉइंट है बेकिंग सोडा के अलावा वो है Na2CO3। इसे हम कहते हैं कास्टिक, इसे हम कहते हैं धोने वाला सोडा या फिर वॉशिंग सोडा। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा क्या होता है? इसे हम कहते हैं धोने वाला सोडा, है ना, धावन सोडा हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं धावन सोडा। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है? Na2CO3 Na2CO3.10H2O। एक बार ये भी पूछा गया कि इसमें कितने H2O होते हैं, तो 10 H2O होते हैं। कहां कहां हम इसका उपयोग करते हैं, कैसे हम इसका उपयोग करते हैं, हम एक एक करके सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले चीज तो ये है कि मैंने आपको बताया था कि पानी की जो हार्डनेस है उसे रिमूव करने के लिए उसका उपयोग किया था। यहां भी इसका भी उपयोग करते हैं। तो पानी की जो हार्डनेस है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आपको बता देता हूं। रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की जो हार्डनेस है उसे रिमूव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सो रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, इसके अलावा कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धुलने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और कपड़े के अलावा और भी चीजें आप धुल सकते हो। वॉशिंग सोडा है, धुलने वाला सोडा है, कुछ भी धुल सकते हो। तो डोमेस्टिक जो क्लीनिंग है ना, डोमेस्टिक जो क्लीनिंग है उसका भी आप कह सकते हो। तो आप यहां पर इसे डोमेस्टिक क्लीनिंग भी लिख सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। घरों में जो क्लीनिंग होती है वहां भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द वॉशिंग सोडा। और Na2CO3 काफी हार्ड वगैरह होता है ना। इसके अलावा पेपर का जो कलर वगैरह होता है वो भी इससे निकाला जाता है ना, हटाया जाता है। तो दूसरा हो गया हमारे पास वॉशिंग सोडा। हम तीसरी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वाइज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अच्छा भाई,
अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो आपने सुना होगा कि पीओपी घर में आता है, कहीं पर फॉल्स सीलिंग बनानी है, कोई मूर्ति वगैरह बनानी है, वहां सभी जगह पर हम इसी का उपयोग करते हैं। तो अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो सबसे पहले तो ए पॉइंट में हम लिखेंगे इसका उपयोग करते हैं फॉल्स सीलिंग में, फॉल्स सीलिंग, डेकोरेशन, डेकोरेशन, डेकोरेशन और मूर्तियां बनाने में। क्या करने में? मूर्तियां बनाने में, मूर्तियां बनाने में। और कभी कभी अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो फ्रैक्चर वगैरह हो जाए, तो उसमें भी हम पीओपी कर देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देते हैं, साथ में कैल्शियम भी रहता है उसमें, उससे भी उसका पैर जो है सीधा हो जाता है। तो हम फ्रैक्चर में भी इसका उपयोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक हो? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। अच्छा, एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें हम थोड़ा सा वाटर मिला दें तो ये बन जाता है CaSO4.2H2O, इसका नाम बदल जाता है। अगर ये हो जाए CaSO4.2H2O, तो इसका नाम बदलकर हो जाता है जिप्सम। ठीक है, इसका नाम बदल के हो जाता है जिप्सम, GYPSUM, जिप्सम। दिस इज द नेम, दिस इज द नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे चले, चलो नेक्स्ट। तीसरा जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात अगर हम बात करें तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, CaOCl2, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाया कैसे जाता है। ठीक है, ऑलरेडी मैं ये चीज आपको बता चुका हूं कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे किया जाता है। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को पास करा दें तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहले तो इसका उपयोग किया जाता है रिमूव द कलर, इसे हम डीकलराइजेशन कहते हैं। रिमूव द कलर फ्रॉम क्लोथ्स, पेपर, कपड़े हैं, पेपर है, या कोई भी चीज जिसे आप साफ करना चाहते हैं, अगर आप ब्लीचिंग कर दोगे तो वो सीधे सीधे कपड़े से कलर ही हट जाएगा। तो इसे हम डीकलराइजेशन कहते हैं। सो रिमूव द कलर फ्रॉम एनीथिंग, इसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं डीकलराइजेशन। ठीक है, तो कलर किसी भी चीज पर निकालना हो आपको, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ब्लीच कर लेते हैं तो फेयरनेस में भी इसका उपयोग किया जाता है। इंसान गोरा होता है, काला है कलर उसमें भी है तो वहां भी हम इजी का उपयोग करते हैं। तो फेयरनेस में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, किसी आपने देखा होगा ब्लीच का पानी बदबू आती, क्लोरीन वाला कहते हैं, कहीं क्लोरीन वाला पानी है यार, कैसा पिला रहा हो, गंदा लग रहा है, अजीब सा टेस्ट आ रहा है। क्यों टेस्ट आ रहा है? क्योंकि वो क्लोरीन वाला पानी है। क्लोरीन का मतलब ब्लीचिंग पाउडर उसमें मिलाया गया, ब्लीच किया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो डी पार्ट है, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इन मेकिंग क्लोरोफॉर्म, इन मेकिंग, इन मेकिंग क्लोरोफॉर्म, इन मेकिंग द क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CCl4। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CCl4, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्लोरोफॉर्म। ठीक है, डी ई। और कहां पे यूज करते हैं? सोचो जरा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इन सभी चीजों में एक चीज समझ में आ रही है कि कलर हम कैसे निकल रहा है, इंसान गोरा कैसे हो रहा है, पानी साफ कैसे हो रहा है। क्योंकि इन सभी चीजों के लिए एक बहुत चीज जरूरी है, वो है ऑक्सीडेशन एजेंट। ये किसी दूसरी चीज को बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर देता है, इसीलिए हम इसे ऑक्सीडेशन एजेंट कहते हैं। सो दिस इज अ गुड ऑक्सीडेशन एजेंट। अब रील में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सबसे बढ़िया ऑक्सीडेशन एजेंट है, तो आंसर बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे हम कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो गुड ऑक्सीडेशन एजेंट। So this is a good oxidation agent. ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये ई पॉइंट हो गए। अभी हम कैल्शियम क्लोराइड तक चले हैं। नेक्स्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या लिखेंगे इसको हम? KNO3 लिखेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट लिख लो या फिर
KNO3 लिख लो, एक ही बात है। पोटेशियम नाइट्रेट लिख दो या फिर KNO3 लिख दो, इसको एक ही बात है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहले फर्टिलाइजर में इसका उपयोग करते हैं। तो ये पॉइंट, फर्टिलाइजर जितने बनाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक फर्टिलाइजर होते हैं वो नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं और एक पोटेशियम बेस्ड होते हैं। जो पोटेशियम बेस्ड होते हैं वो इससे बनते हैं और जो नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं वो पोटेशियम नाइट्रेट से बनते हैं। तो फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक्सप्लोसिव बनाए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि पोटेशियम और सोडियम दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत ज्यादा विस्फोटक टाइप के होते हैं। अगर आप पोटेशियम सोडियम को डालोगे, पोटेशियम को तो सोडियम को तो हम येलो कोकी भी कहते हैं, चाकू से कट जाता है, इतना सॉफ्ट होता है ये, चाकू से कट जाता है। लेकिन अगर हम एक्सप्लोसिव की बात करें तो पोटेशियम का उपयोग भी सेम तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरीके से सी पार्ट में गन पाउडर जो होते हैं, गन पाउडर जो बनाया जाता है वो भी पोटेशियम नाइट्रेट का बनाया जाता है। इसमें फायर क्रैकर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, कहाँ उपयोग करते हैं इसका? फायर क्रैकर्स में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो पोटेशियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो इन जगहों पर हम तो सबसे फर्टिलाइजर, एक्सप्लोसिव या गन पाउडर है, इन सभी जगह पर हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, आगे चलें। चलो नेक्स्ट वन इज कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट वन इज कॉपर सल्फेट। अब अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें तो इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है CuSO4 डॉट 10H2O लगा दो। लेकिन कॉपर सल्फेट में कोई भी फॉर्मूला 8H2 लगा दो, 4H2 लगा दो, कुछ भी लगा दो। मैं 5H2 की बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि ये सेमी हाइड्राइड 5H2। इसे हम कहते हैं नीला थोथा। बस यही से क्वेश्चन बनता है कि कौन से केमिकल को नीला थोथा कहा जाता है या फिर ब्लू बिट्रॉल कहा जाता है। तो ब्लू बिट्रॉल और नीला थोथा इसी को बोला जाता है। ब्लू बिट्रॉल और नीला थोथा जिसको बोला जाता है कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। इसी तरीके से आपसे पूछे गए तो ग्रीन बिट्रॉल क्या होता है, तो फेरस सल्फेट को ग्रीन बिट्रॉल कहते हैं। व्हाइट बिट्रॉल पूछा जाए किसको कहा जाता है, तो जिंक सल्फेट को हम व्हाइट बिट्रॉल कहते हैं। तो जितने भी व्हाइट हैं, ब्लू हैं, सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर के कारण ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, तो कॉपर के कारण ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। तो बहुत सारी जो ट्यूब वगैरह होते हैं उनमें कॉपर सल्फेट मिलकर आता है। ठीक है, तो ये एंटीबैक्टीरियल होता है। किसी को दांत खाद खुरजी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जो ट्यूब लेके आते हैं उसमें सल्फेट होता है, हमेशा कॉपर सल्फेट मिला होता है। तो दिस इज एंटीबैक्टीरियल। इसके अलावा तीसरा, कलर जो प्रिंटिंग की जाती है वो भी इसी के हिसाब से, कलर प्रिंटिंग में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो कलर प्रिंटिंग और एंटीबैक्टीरियल दोनों में इसका उपयोग करते हैं। गलत लिखा है, स्पेलिंग गलत होगी भाई, एक मिनट रुकना। कलर प्रिंटिंग, ठीक है, चलो ओके। कॉपर सल्फेट के बाद नेक्स्ट आता है पोटास एलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन में आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे लोग ये पूछते रहते थे आपसे, है ना, कि बताओ इसका फॉर्मूला बताओ। दिस इज द पोटास एलम। पोटास एलम, इसका नाम बहुत अच्छा है, इसे आम भाषा में कहते हैं फिटकरी। क्या बोला जाता है? फिटकरी। एक ही चीज पूछते हैं भाई, इसका फॉर्मूला बताओ। तो फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइड डॉट 24H2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फिटकरी। बस यही क्वेश्चन बार बार आपसे आपके घर वाले, आपके मोहल्ले वाले, आपके दादा लोग आपके नॉलेज चेक करने के लिए पूछते रहते हैं। अब कहां इसका उपयोग करते हैं? तो इसका भी उपयोग प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी अगर आपका ब्लड वगैरह निकल जाए, अगर कहीं लग जाता है, शेविंग कर रहा है, ब्लड लग गया आपको, सॉरी ब्लेड लग गया और ब्लड निकलने लगा, तो अगर ब्लड निकलने लगा तो हम क्या करते हैं? फिटकरी लगा देते हैं। फिटकरी से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, तो हम लिख सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे बात चलें, सी पार्ट देखते हैं और कहां करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं इसका, क्योंकि ये बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टी रखता है। तो मेडिसिन में इसका उपयोग करते हैं और लेदर इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग किया जाता है। मेडिसिन और लेदर इंडस्ट्रीज में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे जो यूजेस हैं वो एक्चुअली में किसके हैं? पोटास एलम के, फिटकरी के हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाइट सल्फेट क्या होता है, मैंने बताया ना व्हाइट बिट्रॉल क्या होता है, ब्लू बिट्रॉल क्या होता है, जिंक ना, तो ये भी आपको थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है। तो दिस इज द चैप्टर जो कि एक ओवरव्यू था
खासकर रेलवे के विद्यार्थियों के लिए कि फटाफट आपको एक ही चैप्टर में पूरा पूरा मैंने आपको बता दिया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट होता है, एसिड से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, बेस से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, सॉल्ट से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सो एक एक आपको करना कुछ भी नहीं था, इस पूरे चैप्टर को लिखना है बस आपको, ठीक है। इसमें समझने की बात कुछ भी नहीं है, जो चीज मैंने आपको लिखाई, मैंने बहुत अलग अलग पेपर से चीजें छांट छांट के लेके आया हूँ, सभी चीजें मैंने लिखने की कोशिश की है कि आपको चीज समझ में आ जाए। आपको पूरा टॉपिक लिख लेना है कॉपी पर, और जितनी बार पढ़ोगे आपको चीज समझ में आएंगी, याद हो जाएंगी फिर, ठीक है। तो दिस इज अ चैप्टर जो मैंने आज आपको कराया है, इसमें बहुत सारी अलग अलग जगह से मैं चीजें खोज खोज के लिख लिख के लाया था, ताकि आपको सारी चीजें एक साथ बता दी जाए, क्योंकि कभी कभी चीजें मिस हो जाती हैं। तो इसलिए मैं जितने भी सॉल्ट पूछे जाते हैं सारे सॉल्ट इकट्ठे करके, और रेलवे की एक किताब है मेरे पास, इस किताब में जितने क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को मैंने एक छोटा सा समराइज करके निचोड़ करके ये थ्योरी क्लास बनाई थी। तो सारा मैंने बता दिया, अब आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी आप पुराने क्वेश्चन पढ़ोगे, चाहे रेलवे के हो चाहे एसएससी के, सारे क्वेश्चन आपको यही सब मिलेंगे कि हाँ ये सब मैंने पढ़ा है। तो 2-3 पेज में आपका पूरा टॉपिक मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर चीज़ें अच्छी लगेंगी, इस पर रिस्पॉन्स आएगा तो मैं और भी टॉपिक बनाऊंगा इसी तरीके से। ना इन्हें हम सिंगल शॉट कह सकते हैं या वन शॉट कह सकते हैं। सो दिस इज अ वन शॉट वीडियो फॉर एसिड बेस एंड सॉल्ट फॉर ऑल द आरआरबी एस्पिरेंट्स, ऑल द आरआरबी स्टूडेंट्स जो देने वाले हैं एग्जाम, सभी के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, आपको नए टॉपिक के साथ में डिटेल में चीजें बताएंगे। तो ये निचोड़ है जो मैं आज आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 500-600 क्वेश्चन पढ़ें अलग अलग टॉपिक के, अलग अलग एग्जाम्स के। तो मैंने आपको आपके लिए टोटल जो है टॉपिक बना दिया है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू और बाय बाय ऑल। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ में। मुझे फॉलो जरूर कर लें अनअकैडमी पे, अनअकैडमी पे सर्च करेंगे योगेन सिंह, आप मुझे फॉलो कर पाएंगे। थैंक यू।